नमस्ते ऑल ऑफ यू। पिछले टर्न पर अपन ने साझेदारी के बारे में पढ़ा था। साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी की परिभाषा, अर्थ और पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संदेह लिखित समझौता। इसके बाद में अपन ने देखा था साझेदारी पूंजी खाते बनाने की दो विधियां, स्थायी पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थायी पूंजी पद्धति में दो खाते बनाए जाते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते। जबकि परिवर्तनशील विधि में अपन ने देखा था केवल साझेदारों के पूंजी खाते ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा अपन ने देखा था वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता बनाने के बाद में एक खाता बनाया जाता, लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ हानि खाते द्वारा बताए गए शुद्ध लाभ को लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। उसमें से पूंजी पर ब्याज, साझेदारों के देय वेतन, कमीशन, रिजर्व में यदि ट्रांसफर किया जाना तो वो घटाने के बाद और आहरण पर ब्याज सीआर पक्ष में बताते हैं। अंतर जो होता है वो होता है विभाजन योग्य लाभ। साझेदारों में विभाजन योग्य लाभ याद किया जाता है। ये अपन ने पिछले टर्म में पढ़ा था। उसी क्रम में अपन ने पढ़े थे चालू खाते किस प्रकार बनाए जाते हैं, एक सवाल किया भी था अपन ने। अब नेक्स्ट के अंदर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और ड्राइंग, आहरण पर ब्याज की गणना। साधारणतः अपन अलग अलग तारीखों की राशि निकालते हैं, तो जितने दिन राशि का अपन आहरण करते हैं, जितने दिन राशि का उपयोग करते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर के अंतिम खाते बनाने की तारीख तक, उस पर जो भी ब्याज दर तय होती है उस पर ब्याज ज्ञात किया जाता है। तो आहरण पर ब्याज ज्ञात करने के लिए कुछ विधियां हैं, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि निकाली जाती है, अलग अलग तारीख को अलग अलग राशि निकालता है। जैसे कोई 1 जनवरी को पैसा निकालता 10,000 रुपये, खाते बंद हो रहे 31 दिसंबर को, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 12 महीने का अपने को ब्याज ज्ञात करना है 10,000 रुपये का। तो अलग से ज्ञात कर लो 10,000 का 12 महीने से, आहरित की गई राशि इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 12 महीने का 12 महीने का निकालना है, इसलिए 12 महीने का अपन कैलकुलेट कर लेंगे और उसका जो भी सूत्र है, जो भी ब्याज दर उससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि दिनों में निकालते हैं, जैसे 15 जनवरी को निकाला है तो 11.5 महीने का ब्याज यानी दिन गिनने पड़ेंगे। उस स्थिति के अंदर अपन नीचे 365 का भाग देते हैं। महीनों में ज्ञात करते हैं तो 12 का भाग देते हैं। ये अपने देखेंगे, सवाल करेंगे तो ध्यान में आएगा। इस संबंध में दो विधियां हैं। पहली विधि है सरल सिंपल मेथड, सरल विधि। एक होती गुणनफल विधि। अब अलग अलग स्थितियों के अंदर अलग अलग आहरण पर ब्याज करने का तरीका अपने को अपनाना है। तो पहले देखिए सरल विधि के द्वारा ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है। सूत्र देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल अमाउंट ऑफ विड्रॉन। अमाउंट विड्रॉन कितना निकाला अपन ने राशि साल भर के अंदर या जितनी बार भी निकाला है, जैसे 10,000 1 जनवरी को निकाले हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 5% है, जो भी है, महीने कितने महीने का लगाना है वो अपन देखेंगे। और या दिनों में है, जैसे मैंने कहा 15 जनवरी को निकाले हैं तो 15 जनवरी से 31 दिसंबर तक के अपने को दिन गिनने पड़ेंगे। और हर महीने में कितने दिन होते हैं, जैसे 15 जनवरी को निकाला है तो जनवरी में 31 महीने की होती है, 31 दिन की जनवरी होती है। 31 में 15 के तो 16 दिन जनवरी के मानेंगे। फरवरी कितने दिन की है, 28 की है या 29 की है। उसके बाद मार्च में 31 है, अप्रैल में 30 है। हर महीने के दिन गिनने पड़ेंगे और उन दिनों का जितने दिन का निकालना बटावा 365 का अपन भाग देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप सरल विधि अपनाते हैं तो अलग अलग तारीख को जितने रुपए निकालें, जैसे 1 जनवरी को निकाले हैं, 15 जनवरी को निकाले हैं, इनका सब का ब्याज आपको इस सूत्र से अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा, जिसमें निश्चित रूप से
काफी समय लग जाता है। तो इस सूत्र को आप सरल विधि के द्वारा अपना सकते हैं। अलग अलग तारीख को कितना कितना पैसा निकाला उसका ब्याज कैलकुलेट कर लीजिए आप। दूसरी विधि है प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि। साधारणतया ये विधि अपनाई जाती है। क्यों कि अलग अलग तारीख को राशि निकालते हैं, असमान राशि निकालते हैं, कभी 10,000 कभी 15,000, तो उसके अंदर सरल विधि से ब्याज कैलकुलेट करना काफी लंबा पड़ जाता है। इसलिए अपने को गुणनफल विधि का प्रयोग करना चाहिए। और गुणनफल विधि के अंदर ब्याज की गणना करने का सूत्र है टोटल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट निकालने का अभी आपको बताया जाएगा नीचे। इस प्रकार राशि को अवधि से गुणा करके कितनी राशि है, कितने महीने का ब्याज, उसको कहते हैं गुणनफल। तो टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट दे रखी है 5%, 7%, 10% अपॉन 100 इंटू 12 या 365। यदि दिनों में गणना करनी है तो 365 का भाग देंगे, महीनों में ज्ञात करना है तो 12 का भाग देंगे। जैसे 1 जनवरी को निकाले हैं, महीनों में 15 जनवरी को 11.5 महीने का ज्ञात करेंगे। 1 फरवरी को निकाले हैं तो 11 महीने का ज्ञात करेंगे। इस प्रकार महीनों में कैलकुलेट करते हैं तो 12 का भाग देंगे, दिनों में कैलकुलेट करते तो 365 का भाग दिया जाएगा। इस सूत्र के साथ अपन ज्ञात करें। अब आप देखेंगे सर प्रोडक्ट कैसे ज्ञात करें। तो प्रोडक्ट ज्ञात करने के लिए एक टेबल बना रखी है, उस टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। निम्न प्रकार तालिका बनाकर सरलता से गुणनफल प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे पहले आता है डेट ऑफ ड्राइंग, आहरण की तिथि, डेट ऑफ ड्राइंग आहरण की तिथि। उसके बाद आता अमाउंट, राशि कितनी निकाली आपने, अवधि, यदि महीनों में ज्ञात करते हैं तो माह आ जाएंगे, और दिनों में है तो दिन की जो भी संख्या है वो लिख दीजिए आप। और उसके बाद में राशि को अवधि से गुणा करके या दिनों या महीनों से गुणा करके क्या निकाला जाता है, गुणनफल या राशि इंटू अवधि, ये प्रोडक्ट होंगे। और टोटल प्रोडक्ट का अपन यहाँ सूत्र में अप्लाई कर देंगे, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12 या 365 जैसी भी स्थिति है। अब इसके बारे में एक सवाल अपन करेंगे तो संतुष्टि आपको प्राप्त होगी। देखिए पहले अशोक एक फर्म में साझेदार है, उसने 31 दिसंबर 2019 को समाप्त वर्ष में खाते कब बनाए जा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि बाय द वे 31 मार्च को खाते बनाए जाते हैं तो आहरण की तारीख से 31 मार्च तक दिन गिनने होते हैं। या सिंपल पूछा मैंने कि भाई 31 दिसंबर को अंतिम खाते बनाए जाते हैं, वर्ष समाप्त हो रहा है। निम्न राशियां आरित की। नंबर 1, 31 मार्च को 10,000 रुपये निकाले। तो 31 मार्च से 31 दिसंबर तक आपको महीने गिनने, दिनों में गिनने की आवश्यकता ही नहीं। आप चाहो दिनों में गिनो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बात वही आएगी। 1 आध रुपये का कोई ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा। 31 मार्च से 10,000 रुपये निकाले तो 31 मार्च से 31 दिसंबर तक 9 महीने, तो 10,000 का 9 महीने का ब्याज ज्ञात करो और 10,000 को आप 9 से गुना करके 90,000 आएंगे, उनका 1 महीने का ब्याज ज्ञात करो, वही आएगा। 30 अप्रैल को निकाले 20,000 रुपये, तो 30 अप्रैल से 31 दिसंबर तक अपने को महीने गिनने हैं। यानी कितने महीने हो गए हैं, 30 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 8 महीने। 8 महीने का 20,000 का ब्याज कैलकुलेट करके सवाल करेंगे जब देखेंगे। 30 जून को निकाले 5,000 रुपये, तो 30 जून से 31 दिसंबर तक 6 महीने। और 1 अक्टूबर को 15,000 रुपये, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यानी कितने दिन हो गए, 3 महीने का ब्याज 15,000 का। तो या तो 15,000 का 3 महीने का अलग कैलकुलेट कर लो, सरल विधि से द्वारा बताएगा आपको, उसमें समय लगेगा अलग अलग। 31 दिसंबर को निकाले 10,000 रुपये। अब 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने दिन होते हैं, 0 दिन। 1 दिन लेन देन का जो होता है उसको या पैसा जमा कर उसको छोड़ा जाता है। तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 0 दिन होते हैं, तो 10,000 का कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन आइए आगे पूछा, आगे आहरण पर 5% वार्षिक ब्याज लगाया जाता है।
आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। अब आपको यहाँ मैंने विधि नहीं पूछी, आप चाहो तो दोनों विधियों से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा, वही बता दूंगा आपको। पहले गुणनफल विधि का प्रयोग करते हैं अपन। तालिका जैसे बताइए आपको, आहरण की तिथि, राशि, अवधि और गुणनफल। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको अपने आप ध्यान में आएगा। सबसे पहले डेट ऑफ ड्राइंग 31 मार्च, कितने रुपए निकाले गए हैं? 10,000। उसके बाद 30 अप्रैल को, अप्रैल 30 को निकाले 20,000। जून 30 को निकाले 5,000 रुपए, अक्टूबर 1 को निकाले 15,000 रुपए और दिसंबर 31 को निकाले हैं 10,000 रुपए। तो टोटल जो आहरण किया है, इनका टोटल कर लीजिए, 30, 5, 35 और 15, 50, 10, 60,000। तो टोटल जो अमाउंट जो विड्रॉ किया था 30, 35, 15, 50, 10, 60,000 रुपये उसने विड्रॉ किया साल भर के अलग अलग तारीखों। अब ये अवधि गिनेंगे, अभी जैसा कि बताया था 31 मार्च को 10,000 रुपए। 31 मार्च से खाते बंद होने की तिथि 31 दिसंबर है। तो 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं दोस्तों? 9 महीने। या आ जाएंगे माह, 9 माह। माह में इसलिए मैं दोनों बताए, माह या दिन जैसी भी स्थिति, यहाँ माह है 9 माह, इसके आगे भी लिख सकते हैं 9 माह, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में अप्रैल 30 को निकाले हैं, तो अप्रैल 30 से 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 8 महीने, 8 माह। फिर 5,000 रुपये जो 30 जून को निकाले हैं, 30 जून से 31 दिसंबर तक 6 माह। और अक्टूबर 1 से 15,000 रुपये, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यानी कितने महीने हो गए दोस्तों? 3 माह। इसके बाद में दिसंबर 31 को, दिसंबर 31 से दिसंबर 31 जीरो माह है, कोई मतलब है नहीं है, एक ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तारीख को लेन देन करते हैं, जिस तारीख को पैसे लगाते हैं, एक दिन छोड़ा जाता है, उधर छोड़ो चाहे इधर छोड़ो, कई भी दिन। जैसे अपने 15 जनवरी को पैसे निकालते हैं तो 15 जनवरी को काउंट नहीं करेंगे, 31 जनवरी से 15 बाकी निकाले, 16 दिन का ब्याज लगेगा, दिनों में निकालना हो तो। खैर आइए दोस्तों आगे। अब गुणनफल निकालने के बारे में बताया था मैंने आपको, राशि इंटू अवधि, यानी 10,000 का कितने महीने का ब्याज लगेगा? 9 माह का। तो 10,000 का 9 माह का ब्याज लगाओ, चाहे प्रोडक्ट आते हैं इनके कितने? 90,000 रुपए का 1 माह का ब्याज लगा, तो बात वही आएगी। जैसे अपन कई बार किसी को कहते हैं भैया 5 आदमी को भोजन कराना है, या तो 5 आदमी को अलग अलग 5 दिन भोजन करो, या चाहो तो 5 आदमियों के एक दिन भोजन करा दो, काम खत्म। बात वही, खर्चा भी आएगा। अब जैसा भी आपको लगे, भाई 10,000 का 9 महीने का ब्याज अलग कैलकुलेट करो, तो सरल विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बताया, ये आपको सरल विधि के द्वारा आपको अमाउंट विड्रॉन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू महीने, कितने महीने का लगा? 9 का 2/12 के हिसाब से कर लीजिए। अभी बता दूंगा आपको, इस बारे में भी चर्चा करेंगे अपन। दूसरा, अप्रैल 30 को निकाले 20,000 का 8 महीने का, कि ये प्रोडक्ट हो गया आपके 1,60,000 के, और 5,000 रुपए का 6 महीने का, ये कितने प्रोडक्ट हो गए आपके? 30,000 के प्रोडक्ट हो गए। और 15,000 का 3 महीने का, यानी 45,000 हो गया आपके प्रोडक्ट। और 10,000 का जीरो का, और किसी भी संख्या को जीरो से गुना करते हैं तो बहुत से बालक गलती करते हैं, किसी भी संख्या को जीरो से गुना करते हैं तो जीरो ही आएगा। बहुत से छात्र 10,000 को जीरो से गुना करेंगे तो भी 10,000 लिख देते हैं, हो जाता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ध्यान में आ जाता है। अब प्रोडक्ट का टोटल लगाइए, तो प्रोडक्ट का टोटल आप लगा सकते हैं 5, 4, 3, 7, 13, 9, 22, 2, 1, 3, 3,25,000 का अपने को टोटल ब्याज लगाना। गुणनफल आ गया, तो कुल गुणनफल आ गया 3,25,000 का। तो 3,25,000 का ब्याज कितने महीने का लगाना? 1 महीने का। भाई अलग अलग तारीख से निकाल दे, जैसे मैंने कहा ना आपको, 90,000 का 2 महीने का, फिर 1,60,000 का 8 महीने का, 30,000 का 6 महीने का, 45,000 का 3 महीने का। अब यूं कैलकुलेट करोगे तो शायद काफी समय लग जाता है।
तो गुणनफल विधि से केवल आपको सूत्र अप्लाई करना है, 3,25,000 का 5% की दर से ब्याज लगाइए। तो अब सूत्र बता रखा आपको प्रोडक्ट मेथड के अंदर, टोटल प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको यहां बता दूं मैं एक बार, रेट इंटरेस्ट ऑन प्राइस अप्लाई करें सूत्र अपन। तो टोटल प्रोडक्ट आपके हो गए 3,25,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट ब्याज बताया आपको, 5%, 5/100 इंटू क्या करेंगे आप यहाँ पर 12,365 दिनों में नहीं, अपने कितनी गुणना कितनी माह में की थी, इसे किसका भाग देंगे, 12 का भाग देंगे। अब आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आप इसका गणना जो करेंगे दोस्तों, ये कीजिए आप इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं तो भाग दे दीजिए आप 500, इसका दीजिए आप 12 का भाग, इसको मल्टीप्लाई हमने किया था 5 × 5 = 25, 500 1 मिनट, देखिए वापस 500 5 × 25, एक बार वापस देखिए 500 5 × 25, 2 5 10 2 12 1 5 15 16,250, 16,250 का मैं 12 का भाग दीजिए। अब देखिए आप 12 एक बार गया, 12 × 12 4 बचे, बार दिया 36, 12 × 12 4 बचे, 12 से 36 6 बचे, 12 × 60 और 12 × 50, यानी 1,354 रुपए का ब्याज का अपने आएगा। अब आगे जो आता है 2 बचते हैं, भाग देंगे अपन पॉइंट में, तो आगे एक बार और चला जाता है, फिर 8 बचते हैं तो 7 बार चला जाता है। तो ये जो आया आपके ₹1,354.17 आपका रेट ऑफ मतलब ब्याज आया। यह आपका गुणनफल विधि से ब्याज ज्ञात करने का तरीका। मेरा कहने का मतलब है यह है गुणनफल विधि सबसे आसान विधि है। कुल मिलाकर के टेबल बना लीजिए, जिस तारीख को जितना आहरण किया है, अंतिम खाते बनाने के मतलब अंतिम खाते कब बन रहे हैं उस तारीख तक का आपको माह गिनने हैं। दिनों में होता तो दिन गिन लेते, अब जैसी भी स्थिति है उसके अनुसार। अब इसी को आप चाहें अलग अलग ब्याज कैलकुलेट करें तो 10,000 का 9 महीने के लिए सूत्र अप्लाई कीजिए आप अपने सरल विधि द्वारा। अमाउंट विड्रॉ कितना हो गया, 10,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 5, कितने महीने का निकालना है, 9 महीने का, 2/12। इस सूत्र को अप्लाई करेंगे तो अलग अलग राशि का अलग अलग ब्याज अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और टोटल ब्याज कितना आएगा, 1,354 रुपये ही आएगा। ये तो हुआ आपका पहला बात। मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों कि यदि गुणनफल विधि अप्लाई करें, दिनों में हो चाहे महीनों में हो, आप इन सूत्र का प्रयोग करके आहरण ब्याज की गणना कर सकते हैं। इस तरह कई बार क्या होता, राशि स्थायी होती है, जैसे हर महीने के अंदर प्रारंभ के अंदर हर महीने में 1,000 रुपये निकालता है, हर महीने के प्रारंभ में जनवरी में निकाले 1,000, फरवरी में निकाले 1,000, मार्च में निकाले 1,000। तो अब इसमें क्या होता है, गुणनफल विधि तो हर जगह एप्लीकेबल है, कहीं से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में एक स्थायी सूत्र दिया गया है कि भाई मान लो हर महीने के प्रारंभ में ब्याज निकालते हैं तो 12 महीने में कुल कितने निकालेंगे, 12,000 रुपये। तो 12,000 का एक ही साथ ब्याज लगा दीजिए आप, अलग अलग नहीं। 12,000 का प्रारंभ में निकालते हैं तो 6.5 महीने का भी सूत्र बताऊंगा आपको तो ध्यान में आएगा। हर महीने की प्रारंभ की तारीख को यदि आप ब्याज की गणना करते हैं तो कुल आहरण पर 6.5 माह का ब्याज जो भी ब्याज दर दे रखी उसे ज्ञात कर लीजिए। यदि महीने की आखिरी तारीख को निकालते हैं, जैसे हर महीने की आखिरी तारीख 31 जनवरी को, 28 फरवरी को, 31 मार्च को, स्थायी राशि 2,000 रुपये हर महीने निकाल रहा है, तो कुल मिलाकर के 12 महीने में कितना 24,000 रुपये निकालेगा। तो 24,000 रुपये का 5.5 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लीजिए, वही आएगा। और यदि कई बार वो ये कहता है
हर महीने की मध्य तारीख को, यानी 15 या 16 जनवरी के अंदर मान लो 15 या 16 तारीख को निकालता है, फरवरी के अंदर मान लो 14 या 15 को निकालता है, मार्च में भी ऐसे ही, तो हर महीने के मध्य में निकालता है, तो कुल आहरण पर 6 माह का ब्याज अपने को कैलकुलेट कर लेना चाहिए। कहने का मेरा मतलब है वहाँ पर अपने को एक निश्चित सूत्र के द्वारा ब्याज कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये तो अभी मैं सूत्र बताऊंगा आपको, तो ध्यान में आएगा।